उत्तरी सागर ब्रिटेन को उत्तरी यूरोप से अलग करता है। इसके पानी का विस्तार 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ का खराब मौसम बड़ा मशहूर है। तूफानों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हवाएं लहरों को 6 मीटर ऊपर उड़ा देती हैं। दुनिया के इस बेहद व्यस्त शिपिंग एरिया के लिए ये स्थिति चुनौती भरी है, जहाँ के ट्रैफिक को यहाँ के जगह बदलते रेत के किनारों पर भी नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में यहाँ कुछ भी बनाना असंभव लगता है, पर पल पल चकित करती प्रकृति की ये ताकतें भी इन साहसी इंजीनियर्स के सामने कुछ नहीं। ब्रिटिश किनारे के करीब 20 किलोमीटर अंदर है इनका ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जहाँ हम अभी जा रहे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा गुस्से वाला है और किसी भी तरह के इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं करता। पर ये इंजीनियरिंग का अभूतपूर्व चमत्कार है। ये है द लंदन अरे। द लंदन अरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म है। 175 टावरिंग टर्बाइन्स हवा से ऊर्जा खींचती हैं और उसको बहुत ही बड़े स्तर की बिजली में बदल देती हैं। साल का एवरेज देखें तो विंड फार्म 2 अरब यूनिट से ज्यादा बिजली बनाता है। इतनी बिजली यूके के 5 लाख घरों के लिए काफी है। कैप्टन निक कोवल उस टीम का हिस्सा हैं जो इस विशाल विंड फार्म को हकीकत में बदल रही है। आपको अंदाजा दिला देता हूँ कि ये कितना बड़ा है। ये जो एरिया है लंदन अरे का, ये मैनचेस्टर से भी बड़ा है। इन लगातार घूमती विशाल विंड मिल्स की सेना ने 100 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा घेर रखा है। इस वक्त हम सी लेवल से कई मीटर ऊपर हैं और आप हमारे पीछे रोटर देख सकते हैं। हर ब्लेड की लंबाई 58 मीटर है। इन मशीनों पर खड़े होकर आपको लगता है कि वाकई क्या यूनिक जगह है। लंदन अरे की टर्बाइन्स समुद्र तल से लगभग 150 मीटर ऊपर हैं। हर ब्लेड लगभग एक जंबो जेट के पंख जितनी लंबी है। ये करीब 6 लाख किलो भारी नींव में जमी हुई हैं और इनकी केबलिंग की लंबाई 200 किलोमीटर है। 2 ऑफशोर सबस्टेशंस ये सारी बिजली मेनलैंड भेजते हैं, जहां से 5 लाख घरों तक ये बिजली पहुंचाई जाती है। पर समुद्र में इस स्तर की इंजीनियरिंग इससे पहले कभी नहीं हुई है, जबकि ये मनमौजी मौसम निर्माण कार्य को खूब चुनौतियां भी देता है। यहाँ विंड फार्म बनाना वाकई बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। टाइड्स पर निर्भर रहते हैं। टाइडल हाइट्स बदलती रहती है, इसलिए लहरें ऊंची होती हैं। रेत के किनारे खिसकते रहते हैं। समुद्र का बुरा मौसम तकनीक पर भी अपना बुरा असर दिखाता है। अगर इक्विपमेंट का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टोर में जाओ और खरीद कर ले आओ। पर कुछ भी हो जाए, यूरोप की सबसे कठिन जगहों में से एक में बनी इन विंड मिल्स को पूरे साल अतुलनीय स्तर पर बिजली बनानी ही है। हमें दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन बिजली बनानी होती है। ये लोकेशन दूर पानी के बीच है और मौसम के बदलाव के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर चुनौतियाँ हर तरह की हैं, पर टीम को हर कोशिश करके ये देखना है कि ब्लेड्स हमेशा घूमती रहें। तो हवा में से ऊर्जा लेकर बिजली में बदलना मुमकिन कैसे हो पाता है? डॉक्टर एंड्रू स्टील स्कॉटलैंड आए हैं, यहाँ के हवादार समुद्र तट पर ऐसी कल्पनाओं के अवशेषों को देखने जिसने किसी दौर में इंजीनियरिंग में क्रांति ला दी थी। 18वीं शताब्दी में बनी स्कॉटलैंड की सॉल्ट मिल को सुरक्षित रखा गया है। इस विंड मिल का सिद्धांत काफी सरल है। ये हवा से लीनियर मोशन लेती है, बड़े सेल्स घुमाती है और रोटरी मोशन बनाती है। फिर एक्सल्स और गियर्स की मदद से उस मोशन को जहां भी काम लेना चाहें ले सकते हैं। कभी इस विंड मिल के बड़े सेल रहे होंगे। इसके रोटेशन का इस्तेमाल नमक बनाने के मकसद से पानी सागर से बाहर निकालने के लिए किया जाता था। ये वो तकनीक है जो हजारों साल बाद भी नहीं बदली। हमारे लंदन अरे ऑफशोर विंड फार्म के इंजीनियर्स की तरह स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स ब्लाइथ ने ठान लिया था कि विंड मिल से बिजली बनानी ही है।
और 1887 में तट पर बने हुए अपने घर के पीछे उन्होंने दुनिया की पहली विंड मिल बनाई, अपने कॉटेज में लाइट जलाने के लिए। पर कहते हैं कि उनके पड़ोसी खुश नहीं थे। वो मानते थे कि बिजली शैतान की बनाई चीज है। यहां एंड्रू स्टील ने वो जगह ढूंढ ली है जिसने ब्लाइथ के आविष्कार को अपनाया। ब्लाइथ के डिजाइन चाहे लोकल्स ने पसंद नहीं किए, पर वो उसके लिए एक नया घर ढूंढने में कामयाब हो गए थे, यहाँ सनीसाइड हॉस्पिटल में, जो उस समय मॉन्ट्रोज लुनाटिक एसाइलम कहलाता था। उस युग में बिजली की सप्लाई बिल्कुल अच्छी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में ब्लाइथ ने उन्हें अपनी नई विंड टर्बाइन देने की पेशकश की। आज सिर्फ ये बिल्डिंग ही बची है, पर उसके पीछे के इंजीनियरिंग प्रिंसिपल समझने के लिए मेरे पास कुछ है। आप देख सकते हैं ये खूब सारे हाफ सिलेंडर से बनी है। ये हवा को कप की तरह कैच करते हैं और जैसे जैसे ये घूमते हैं ये तेज होते जाते हैं। एक्सल इस व्हील में से गुजरता है, इस बेल्ट से इस छोटे व्हील तक, जो कि एक पुरानी वॉशिंग मशीन मोटर से जुड़ा है। तो मोटर और जनरेटर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मोटर में आप बिजली डालते हैं और उसे गति मिलती है। अब इसे उल्टा कर दीजिए, गति बनाइए और बिजली निकालिए, और बिल्कुल वैसा ही यहां हो रहा है इस केबल से। एंड्रू एक स्लॉट कार गेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे काइनेटिक विंड एनर्जी परिवर्तित होकर बिजली में बदलती है। उम्मीद है प्रयोग सफल हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे क्या हो सकता है। तो साफ है लाल वाली कार की जीत हुई, हमने कर दिखाया। ब्लाइथ ने अपने जनरेटर को एक अक्यूमुलेटर से जोड़ा, जो रिचार्जेबल बैटरी का शुरुआती रूप है, और उनके आविष्कार ने धूम मचा दी। ब्लाइथ का डिजाइन इतना सक्सेसफुल था कि उसने मॉन्ट्रोज लुनाटिक एसाइलम को 30 साल तक उसके टूटने से पहले तक बिजली दी। लंदन अरे की 175 टर्बाइन्स मॉन्ट्रोज टर्बाइन से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी हैं। ये बेस से लेकर ब्लेड की टिप तक 147 मीटर पहुंचती हैं। जहां ब्लाइथ ने हॉरिजॉन्टली रोटेटिंग सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया था, वहीं अरे में 58 मीटर लंबी वर्टिकल ब्लेड्स लगी हैं, उत्तरी सागर की शक्तिशाली हवा में से ज्यादा बिजली खींचने के लिए। टर्बाइन्स हमेशा चलती रहें, ये अहम जिम्मेदारी है गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स की एक खास टीम की। जब उन्हें बुलाया जाता है तो सबसे पहले उन्हें समुद्र में 120 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। हमारे पास किनारे से दूर 175 पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, तो हमें उन टरबाइन्स को चलाते रहने के लिए लोगों को लगातार बुलाना होता है। ये बहुत मुश्किल जॉब है। इन लोगों में मजबूती होनी चाहिए और खतरनाक काम करने के लायक होने चाहिए। क्या बात है, इन बेमिसाल मशीनों के अंदर के कामकाज तक इनकी पूरी पहुंच है। आज सीनियर ऑपरेशंस टेक्नीशियन रॉनी हिल को इको 19 नाम की टरबाइन की जरूरी मेंटेनेंस करनी है। हाय रॉब, एको 19 से बोल रहा हूँ। तो अब मैं AWP का कंट्रोल ले लूँ? हाँ ठीक है, 013 और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। काम शुरू करने से पहले ब्लेड्स को रोकने के लिए इन्हें निचले प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल पैनल का एक्सेस लेना होता है। तो आप सुन रहे हैं, वो धीरे होने लगी है। अब बंद हो गई। सीनियर इंजीनियर एड हॉल की तरह टीम मेंबर्स का काम आसान बनाने के लिए हर टावर पर कम से कम 70 मीटर तक ऊपर जाने वाली लिफ्ट लगी होती है। तो पहले लिफ्ट से ऊपर आ गए। काम करने की जगह तक पहुंचना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, तो अब हमें और ऊपर जाना है। टरबाइन के अंदर के हिस्से को कहा जाता है नसेल। ये 10 मीटर लंबा स्टेनलेस स्टील का घेरा है। नसेल में वो सारी मशीनरी होती है जो ब्लेड से बिजली पैदा कराने के लिए जरूरी होती है। ये हिस्सा बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। ये बहुत ही यूनिक है। ये टरबाइन का नसेल है जहां सारी चीजें होती हैं, तो यहीं पर बिजली बनकर ट्रांसमिट होती है
और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ ब्लेड्स के साथ रोटर है, तो रोटेशनल एनर्जी एक गियर बॉक्स से ट्रांसफ़र की जाती है और मेरे पीछे हमारा जनरेटर है जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। टरबाइन ब्लेड से मिली ऊर्जा 12 किलोमीटर प्रति घंटे जितनी कम हवा में भी बिजली बना सकती है। टरबाइन ब्लेड्स एक इनपुट शाफ्ट को 13 चक्कर प्रति मिनट से घुमाती हैं। एक गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट को उससे 100 गुना से भी ज्यादा तेज गति से घुमाता है। फिर जनरेटर इस बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। आज का काम है मेन बेयरिंग को लुब्रिकेट करना। जाहिर है कार के बेयरिंग्स की तरह ये वक्त के साथ खराब हो जाते हैं, तो जितना इन्हें लुब्रिकेट करेंगे ये उतना ही लंबा चलेंगे और उतनी ही ज्यादा बिजली बनाएंगे। तो आज पूरा दिन यही करना है हमें। इस तरह से ये मशीनें रुकती नहीं है, सर्दी गर्मी या कोई भी मौसम हो, इन्हें चलते ही रहना है क्योंकि बिजली चाहिए। इन 175 टरबाइन से दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म द लंदन अरे बना है। हेड ऑफ ऑपरेशंस ग्रेहम डॉज के अनुसार ये परफेक्ट लोकेशन है जहां खूब उत्पादन हो सकता है। हम यूके के सागर तट पर हैं। हमारे पास बाकी के यूरोप की तुलना में ज्यादा विंड एनर्जी है। 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये 150 मीटर ऊंची टरबाइन्स दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन चलती हैं और साल भर में 2.5 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन करती हैं। हर एक टरबाइन खूब विशाल पुर्जों से मिलकर बनी है। हर टावर 2 हिस्सों से बना है। हर एक का वजन 1,81,000 किलो है। हर टरबाइन में 3 ब्लेड्स हैं और हर एक ब्लेड का वजन करीब 25,000 किलो है। और नसेल जो विंड टरबाइन के सबसे ऊपर का हिस्सा है वो 2.25 लाख किलो तक हो सकता है। पर विंड मिल्स की इस सेना को उत्पाती उत्तरी सागर के बीच बनाना सबसे बड़ी लड़ाई थी। यहाँ का मौसम अक्सर बदलता रहता है। देखिए आज धुंध और कोहरा है, कल आसमान साफ और शांत पानी हो और परसों हो सकता है बिना वार्निंग तूफान आ जाए। ऐसे में विंड फार्म बनाना एक चैलेंज है। एक टरबाइन इंस्टॉल करना भी अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन है। लहरें तेजी से बढ़ती हैं और सागर की सतह बहुत जल्दी बदलती है, तो एक ही लोकेशन पर 10 मीटर का फर्क हो सकता है। छोटे से हिस्से में भी फर्क जबरदस्त हो सकता है। तो शुरू से आखिर तक चैलेंज है। तो एक स्थिर ढांचा बनाना कैसे संभव हो पाता जब बिल्डिंग साइट पानी के अंदर हो? थोड़ा बाएं, थोड़ा सा दाएं। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज लाइट हाउस इंजीनियरों ने पाया कि लकड़ी के ढांचे सफल नहीं रहते। तब आयरिश लोग स्क्रू पाइल लाइट हाउस लेकर आए। समुद्र के तल में लंबे स्क्रूज डालकर समस्या का समाधान मिला, पर सिर्फ कम गहराई में। स्कॉटलैंड के लोग किनारों से थोड़ा और अंदर गए और बेल रॉक पर पहली बार चिनाई वाली लाइट हाउस बनाई। ओहो! पर क्योंकि चट्टानें पानी से बाहर हर रोज सिर्फ 2 घंटे के लिए रहती थीं, उसे पूरा करने में 4 साल लगे। चलो टाइम हो गया। उत्तरी फ्रांस में एरोमांच वो साइट है जहां समुद्री निर्माण में ऐतिहासिक सफलता पाई गई। आज डॉक्टर रीस मॉर्गन अपने डाइवर्स की टीम के साथ एक इंजीनियरिंग अवशेष देखने जा रहे हैं। ये समुद्री किनारा दूसरे विश्व युद्ध की कुछ बेमिसाल इंजीनियरिंग की साइट है और हम यहाँ इसके सबसे खास हिस्से को देखने आए हैं। 1944 के दौरान डी-डे लैंडिंग से मित्र राष्ट्रों की यूरोप में पकड़ मजबूत बनी, पर ये तो बस शुरुआत थी। महाद्वीप को नाजी कब्जे से मुक्त करवाने के लिए उन्हें नॉर्मंडी के तट पर भारी मात्रा में उपकरण उतारने की समस्या का सामना करना पड़ा। जर्मन सेना का सामना करने के लिए लाखों सैनिकों को अपने व्हीकल्स के साथ मेरे पीछे वाले बीचेस पर उतरना पड़ा। ब्रिटिश इंजीनियर सर ब्रूस गॉर्डन व्हाइट को एक जबरदस्त योजना को आकार देना था।
उन्हें सिर्फ 2 दिन में 2 पूरी तरह काम कर रहे बंदरगाह बनाने थे, और ऐसा करना नामुमकिन था इंजीनियरिंग के एक कमाल के मगर सरल तरीके के बिना, जिसे कहते हैं स्पड लेग। ये रहा। हाँ देखो, ये इसकी एज है, ये सीधा खड़ा रहता है, कुछ ऐसे। 7। ये स्पड लेग है। क्या बात है! हमने एक ओरिजिनल स्पड लेग को ढूंढा है समुद्र तल में। सागर के तल में जंग खा रहे लोहे के इन टुकड़ों ने कभी एक भयानक युद्ध रुकवाने में अहम हिस्सेदारी निभाई थी। स्पड लेग्स वो अहम पुर्जे थे जिन्होंने सर ब्रूस गॉर्डन व्हाइट के मशहूर मलबरी बंदरगाहों का बनना संभव बनाया। ये जो बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, ये वो तैरते हुए पॉन्टून्स थे जिन पर लोहे का रास्ता किनारे से लेकर गहराई की तरफ गया था, जिस पर जहाज अपने टैंक्स उतार दे और टैंक्स चलकर किनारे पर आ जाएं। तैरते हुए बांध बनाना एक बात है, पर उन्हें उफनते पानी में सुरक्षित खड़े रखना और इतना मजबूत बनाना कि वो टैंक को संभाल ले, वो दूसरी बात है। लंदन अरे को बनाने वाले इंजीनियर्स को काम करने के लिए एक मजबूत आधार चाहिए। गॉर्डन व्हाइट को भी ट्रक और टैंक्स को लैंड कराने के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए था। इससे आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है। नॉर्मल कंडीशंस में ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, पर रफ पानी में ये एकदम अनस्टेबल हो जाएगा, बुरी तरह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूलेगा, जिससे रास्ता टूट जाएगा। तो इसे एंकर करना होगा, पर दिक्कत ये है अगर एंकर फिक्स हुआ तो जब टाइड बढ़ेगी तो ये प्लेटफॉर्म पक्का डूब जाएगा। समुद्र में टिकने के लिए खास समाधान चाहिए था, और ये समाधान थे गतिशील मशीनी पैर, जिन पर पॉन्टून ऊपर नीचे हो पाए। ये 4 लेग्स प्लेटफॉर्म को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। वो जमीन में खुदे हुए नहीं थे, बल्कि इनके सिरे बस समुद्र तल पर खड़े हुए थे, और चेनों से जुड़े प्लेटफॉर्म का वजन इन लेग्स को नीचे दबा रहा था और एंकर की तरह काम कर रहा था। न सिर्फ ये लेग्स प्लेटफॉर्म को दाएं बाएं हिलने से बचा रहे थे, बल्कि टाइड की ऊंचाई के हिसाब से इसे ऊपर नीचे करने के लिए केबल के तनाव को भी एडजस्ट कर रहे थे। क्या ब्रिलियंट आइडिया था! मौलिक इंजीनियरिंग का ही कमाल था कि 20 लाख से ज्यादा इंसान अपने 5 लाख व्हीकल्स और करीब 200 करोड़ किलो सामान किनारे उतार पाए। इस शानदार आविष्कार के अवशेष अब चाहे फ्रांस में पानी की गहराइयों में छुप गए हैं, पर इसने दुनिया भर के इंजीनियरों को बहुत प्रभावित किया। नॉर्मंडी के किनारों के लिए स्पड्स बेमिसाल हल था, पर हिल सकने वाले मशीनी पैर उत्तरी सागर में पानी में विंड मिल्स बनाने के किस तरह काम आएंगे? इसका जवाब है ये असाधारण जहाज। ये है एमपीआई डिस्कवरी। 2.25 करोड़ किलो का हाइड्रोलिक मसल। लंदन अरे के वक्त ये सबसे तेज था, सबसे ऊंची लिफ्ट थी और दुनिया में सबसे तेज टर्नओवर रेट था। ये 55 लाख किलो का सामान उठा सकता है, जिसका मतलब है 86 इंटरसिटी 125 लोकोमोटिव्स, 6,800 फिएट 500 कार्स। ये जहाज लंदन अरे प्रोजेक्ट के हिसाब से ही डिजाइन किया गया था। इस काया पलट रूपांतर की वजह से डिस्कवरी एक इम्पॉसिबल लगने वाले काम को पूरा कर सकता है। जहाज से लेकर ऑफशोर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म तक सिर्फ कुछ घंटों में। जहाज को एक जगह खड़े रखकर उस पर काम करना कैप्टन निक कोविल के लिए नया अनुभव है। जब जहाज चलाते हैं तो आप फिसलते हैं, लुढ़कते हैं, पर लेग्स सीबेड में धंस गए तो सब रुक जाता है। लगता है जैसे आप प्लेटफॉर्म पर हैं। तो एक मैरिनर को अजीब लगता है कि एक जहाज में भी उसके पांव रुके हुए हैं। तो जो भी है, ये हमारा काम है। नॉर्मंडी आक्रमण के लिए ब्रूस गॉर्डन व्हाइट के बनाए डिजाइन के ही बड़े वर्जन की तरह एमपीआई डिस्कवरी भी खूब विशाल लेग्स का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे सागर तल पर एक टेबल रखी हो। डिस्कवरी के खुद भी 6 लेग्स हैं। कील के नीचे से लेकर लेग के टॉप तक करीब 75 मीटर ऊंचाई है।
आप देख सकते हैं स्टील की मोटाई करीब 4 से 5 इंच है। और ये बार्निकल्स इसलिए हैं क्योंकि लेग बिल्कुल पानी के अंदर रहेगा, सी बेड में धंसा हुआ। ब्रिटिश आर्मी के स्पड लेग्स चेन से बंधे थे, पर डिस्कवरी के स्पड्स हाइड्रोलिक से काम करते हैं। हर लेग को 8 बड़े सिलेंडर से उठाया जाता है और हर वर्टिकल मूवमेंट बहुत बड़े पिनिंग सिस्टम से सुरक्षित किया गया है। इनमें से हर एक सिलेंडर 4.5 लाख किलो वजन उठा सकता है। यहाँ पर 2 सिलेंडर्स हैं जो एक योक में मिलते हैं और वहाँ पिन है जो निकलती है। योक नीचे आता है, पिन अंदर जाती है और फिर लेग ऊपर या नीचे जाता है। हम लेग्स को उठा रहे हैं या सी बेड में धंसा रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये सिस्टम बड़े आराम से 2.25 करोड़ किलो का जहाज और 8 टरबाइन्स के सारे पुर्जे पानी से बाहर निकाल सकता है। ये जहाज 40 मीटर की गहराई में भी मजबूती से खड़ा रह सकता है, पर विंड मिल्स के पुर्जों को जोड़ने के लिए इसे और ज्यादा ताकत चाहिए। तो यहाँ पर है 9 लाख किलो की क्रेन, एक तरह का अनोखा इक्विपमेंट। ऐसी और कोई क्रेन नहीं है जो इतनी कॉम्पैक्ट हो और फिर भी इतना वजन उठा सके। ये मेगा मशीन एक टरबाइन के पूरे स्ट्रक्चर को असेंबल कर सकती है। सबसे पहले विशाल 5.7 मीटर के डायमीटर वाली लोहे की ट्यूब, जिसका वजन 6 लाख किलो तक हो सकता है, उसे एक हाइड्रोलिक हैमर की मदद से समुद्र के तल में 68 मीटर की गहराई तक रोपा जाता है। ये ट्यूब एक येलो ट्रांजिशन पीस को जोड़ती है जो 28 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके बाद मुख्य टावर जोड़ा जाता है जिसके ऊपर लगे होते हैं नसेल और हब। 3 58 मीटर लंबी ब्लेड्स लगने के बाद ये 4,35,000 किलो का ढांचा तैयार हो जाता है। शांति से घूमते हुए बेमिसाल बिजली पैदा करती ब्रिटेन के किनारे से 20 किलोमीटर अंदर खड़ी ये 175 धीर गंभीर रचनाएं मिलकर विशाल आकार का विंड फार्म बनाती हैं। ब्लेड्स के साथ टरबाइन का सकमफ्रेंस लंदन आय जितना ही है। ये सच में बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। पर अगर सिर्फ विंड मिल्स की बात करें तो ये एक इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग की शुरुआत भर है। हर विंड मिल एक 200 किलोमीटर बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो 2 विशाल ऑफशोर सबस्टेशंस में से किसी एक में आकर मिलते हैं। विंड मिल्स जिस वोल्टेज का उत्पादन करती हैं, उसे ये सबस्टेशंस पहले बढ़ाते हैं और फिर मेनलैंड भेजते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 2 में से एक लंदन एरे सबस्टेशन है। ये स्ट्रक्चर्स लंदन एरे के ऑपरेशन में बहुत खास हैं। जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इनमें से होकर जाती है। इनका खास काम है वोल्टेज को 33,000 वोल्ट से बढ़ाकर 1,50,000 वोल्ट तक करना, ताकि किनारे तक आते आते एनर्जी ट्रांजिशंस में हुई कमी को कम किया जा सके। इस आखिरी लेग को पूरा करने के लिए 50 किलोमीटर लंबी 4 खूब बड़ी केबल चाहिए। हर एक का वजन 4 लाख किलो से ज्यादा है। ये पहले केंट सागर तट की ओर तैरती हुई बढ़ती हैं और फिर समुद्र तल में डूबकर आखिरकार क्लीव हिल ऑनशोर सबस्टेशन पहुंचती हैं। ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है। यही वो जगह है जहां से लंदन एरे ऑफशोर विंड फार्म में पैदा हुई 630 मेगावाट्स बिजली उत्तरी केंट तक पहुंचती है। वो 4 बड़ी केबल इसी फील्ड से गुजरती है और यूके नेशनल ग्रिड पहुंचती है। आप देख सकते हैं कि खंबे दोनों तरफ से बाहर निकले हैं और यहीं से हम इसे निकालते हैं और ये एनर्जी यूके इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हिस्सा बन जाती है। खूब सारी बिजली पैदा करने की गरज से प्रकृति का बेहतर इस्तेमाल करना इंजीनियरिंग की जीत है, पर तभी जब खूब हवा भी मिल रही हो। और विंड मिल्स को इस खतरनाक सागर में लहरों के थपेड़ों से लेकर भयानक तूफान तक सब कुछ झेलते हुए भी खड़े रहना है। हमारी टरबाइन्स समंदर में 22 किलोमीटर अंदर है। हम हर तरह का खराब मौसम झेलते हैं, उफनता सागर, तेज आंधियां, खतरनाक ओलावृष्टि और बारिश। ये टरबाइन्स 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती हवा को आराम से झेल सकती है, पर उसके बाद टरबाइन को खुद को बचाने की जरूरत पड़ती है।
इन टरबाइन को डिजाइन करने वाली टीम के सामने एक ये चैलेंज भी था कि उन्हें कोई तरीका ढूंढना था जिससे टरबाइन खराब से खराब मौसम में भी खुद को बचा पाए। तो जब मौसम बहुत खराब हो जाता है और हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, तो प्रकृति के बीच खड़ी ये मशीनें खुद को कैसे बचा पाती हैं? डेनमार्क के गांवों में एक अनोखी संरचना बनी हुई है जिसे परखने आई हैं डॉक्टर टूफे कोचमैन, और इसमें छुपा हो सकता है लंदन रे समस्या का समाधान। ये बहुत इम्प्रेसिव है, इतना एक्साइटिंग है। जिंदगी में पहली बार एक टरबाइन स्टार्ट कर रही हूँ। इसको रिलीज करना है, ठीक है। इसके बाद इसको घुमाना है। वाव, वो देखो, ये अभी भी चल रही है। 40 साल बाद भी कोई यकीन नहीं करेगा। मैं अभी जमीन से 54 मीटर ऊपर हूँ और ये 2 मेगावाट डिजाइन मशीन इस जगह पिछले 40 सालों से मौजूद है और चल रही है। किसी भी विंड टर्बाइन्स के लिए ये दुनिया में अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशनल टाइम है और व्यू भी बहुत सुंदर है। 1978 में विशाल ट्विन क्राफ्ट ने इससे पहले की सभी विंड टर्बाइन्स को बौना कर दिया था। इसकी 27 मीटर लंबी ब्लेड्स ने अब तक 12 करोड़ चक्कर पूरे कर लिए हैं। इसने अब तक 2 करोड़ 10 लाख किलोवाट घंटे उत्पादन किया है। अगर इसका हिसाब लगाएं तो इतना उत्पादन पूरे न्यूयॉर्क सिटी को 3 साल तक बिजली दे सकता है। इसका आकार सोचने पर मजबूर करता है, पर इसका आविष्कार कैसे हुआ ये जानना और भी ताज्जुब भरा है। 1970 में दुनिया तेल की समस्या से जूझ रही थी। डेनमार्क भी इससे अछूता नहीं था, तो कट्टरपंथी शिक्षकों के एक समूह ने देश में बहती तेज हवाओं को वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। एक खेत की जमीन पर, जिसे ट्विंड कहते थे, उन्होंने सैकड़ों वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, जो बिना पैसों के हो पाना इम्पॉसिबल लगता है। लंदन रे की तरह ट्विन क्राफ्ट के सामने भी कई चुनौतियां आईं। 27 मीटर लंबी ब्लेड्स बनाने वाला कोई नहीं मिला, तो सबने ये काम अपने जिम्मे ले लिया और ब्लेड के डिजाइन का सांचा बनाया। ये धातु के नहीं हैं जो तब मशहूर थे, पर ग्लास फाइबर से बने हैं, जिससे इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया कि ये तूफान को झेल सके। इसकी ब्लेड्स आगे और पीछे की तरफ 1.5 मीटर तक मुड़ सकती हैं, पर इसके रोटर में हवा से निपटने का एक अलग ही तरीका काम में लिया गया है। यकीनन ट्विन क्राफ्ट का सबसे खास इनोवेशन है इसके ब्लेड्स को पिच कर पाना। कुशलता बढ़ाने के लिए पिचिंग करना ट्विन क्राफ्ट ब्लेड्स को अलग अलग एंगल्स पर घुमा देता है। मेरे पास ट्विन क्राफ्ट का छोटा वर्जन है। हमारी ब्लेड्स को हमने ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी पोजीशन तक पिच किया है। अब इसे थोड़ी सीधी हवा देंगे। अब इसकी रीडिंग लेंगे, तो मेरा छुटकू ट्विन करीब 0.15 वॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। पर अगर ब्लेड्स के एंगल कम एफिशिएंट पोजीशन पर घुमा दें? हमने इसको आधा आधा घुमाया है। हम देख सकते हैं ये काफी धीरे घूम रहा है और रीडिंग आई है करीब 0.7 की। लेकिन पिचिंग के और भी बड़े प्रभाव हो सकते हैं। मैं इनका एंगल ऐसे घुमा रही हूँ कि ब्लेड्स पूरी तरह हवा के सामने हो जाए और टर्बाइन ब्लेड से जो लिफ्ट बनती है वो हट जाए। और अब हाथ हटाती हूँ, नहीं घूम रहा। ट्विन क्राफ्ट समूह ने ऐसा अडेप्टेबल टर्बाइन बनाया जो तूफान को झेल सकता था और नियमित हवा में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बना सकता था। इन मामूली कोशिशों पर बहुत जल्द कमर्शियल दुनिया ने ध्यान देना शुरू किया। 1980 के दशक में कैलिफोर्निया की एक साइट के लिए करीब 700 डेनिश बिल्ट टर्बाइन्स ऑर्डर की गईं, जो बाद में दुनिया का मशहूर टेहाचपी पास विंड फार्म बन गया और उसी से कैलिफोर्नियन विंड रश की शुरुआत भी हुई।
लंदन अरे की टर्बाइन्स की 58 मीटर लंबी ब्लेड्स ट्विन क्राफ्ट की ब्लेड से दुगनी लंबी है, पर ताज्जुब की बात है कि वो उसी कौशल के साथ चलती हैं। इंजीनियर एड हॉल ने और पास से देखने के लिए स्पेशल एक्सेस लिया है। इन विंड टर्बाइन्स की ब्लेड्स पिच हो सकती हैं। पिचिंग का फायदा यह है कि इससे स्पीड प्रोडक्शन पर काफ़ी फर्क पड़ता है। कम हवा में भी बहुत मात्रा में एनर्जी पैदा की जा सकती है और बंद करने के लिए एक सेफ्टी फंक्शन भी मिलता है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जब टर्बाइन को रोकना हो तो पिच सिस्टम ब्लेड्स को तुरंत पिच कर दे। ये बुद्धिमान ब्लेडें सबसे ज्यादा अनुकूल परिणाम देने वाली पोजीशन पर खुद ही घूम सकती हैं, तेज तर्रार ऑन बोर्ड कंप्यूटर की वजह से जो हाइड्रोलिक्स के सिस्टम को ऑपरेट करता है। एक खास चीज और है कि ब्लेड के अलग अलग एरिया पे काम करने के लिए हम पिच एंगल को तुरंत बदल सकते हैं। तो देखा, पिच एंगल बहुत जल्दी घूम रहा है। सारे ब्लेड्स अलग अलग मूव कर सकते हैं। हवा की इस वक्त की कंडीशंस के हिसाब से लगातार खुद को सबसे अच्छे एंगल पर सेट कर सकते हैं। ये हर एक ब्लेड फाइबर ग्लास के टुकड़े को ढाल कर बनाई गई हैं, जिससे ये हल्की हैं पर बेहद मजबूत भी। हर एक के गोलाकार आधार को टरबाइन के आगे के हिस्से पर 3 में से एक कनेक्शन पॉइंट पर कसा गया है। टरबाइन का आगे का हिस्सा एक 3 मीटर ऊंचा फाइबर ग्लास का गुंबद है, जिसे हब कहते हैं। इस वक्त हम टरबाइन के हब में हैं। मशीन के एकदम आगे के ब्लेड्स के बीच वाले हिस्से में समुद्र की सतह से 90 मीटर ऊपर यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 ब्लेड्स को कसा गया है, यहाँ और इस तरफ। सिंगल पीस डिजाइन का फायदा यह है कि कोई जुड़े हुए कनेक्शन नहीं है जो पहले की मशीनों में हुआ करते थे और वही ब्लेड के सबसे कमजोर हिस्से होते थे। तो हमने पूरे पीस को ढाल कर बनाया, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की सबसे खास बात है। ब्लेड अंदर से खोखला है, आप अंदर जा सकते हैं, इसके साथ घूम सकते हैं, चल सकते हैं। ये इतना बड़ा है। ये इतने सालों का एवोल्यूशन है। विंड टर्बाइन ब्लेड डिजाइन का 30 सालों का डेवलपमेंट है। लंदन अरे इतना कारगर है कि ये सालाना CO2 एमिशन में जितनी कमी करता है वो 2,90,000 कारों को सड़कों से हटा देने के बराबर है। – 2013 में विशाल लंदन अरे को उत्तरी सागर में बनाया गया, जो हर महीने इससे पहले के किसी भी फार्म से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करने लगा। इतने बड़े स्केल पर पहले कुछ नहीं हुआ था, तो ये हर मायने में एक बड़ा कदम है, चाहे साइज या कैपेसिटी, और जो चैलेंजेस आए उस मायने में भी। 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैली 175 विंड मिल्स को एक विशाल जाल में इस तरह रखा गया है कि ये उत्तरी सागर की दक्षिण पश्चिमी हवाओं को कैप्चर कर पाए। हर टरबाइन कंप्यूटर से संचालित है और सारा डेटा मेनलैंड पर बने कंट्रोल रूम तक भेजा जाता है। ये लंदन अरे का ऑपरेशंस कंट्रोल रूम है। रोज के जितने भी कामकाज होते हैं ये उन सब का नर्व सेंटर है। हम अभी पिछले महीने की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन की टेबल है स्क्रीन की बीच में। ये बता रही है कि हमने 1,92,000 मेगावाट आवर्स प्रोड्यूस करने की उम्मीद की थी, पर हमने प्रोड्यूस किया है 2,08,000। तो हमने बजट से ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, जो कि अच्छी फीलिंग है। और ऐसा ज़्यादातर उम्मीद से तेज़ हवा बहने के कारण होता है। भविष्य में और भी बड़े विंड फार्म्स होंगे, किनारे से और अंदर बड़ी टरबाइन्स के साथ। तो ऑफशोर विंड का भविष्य तो काफी उज्जवल ही दिखता है। पर इस नई तकनीक का सबसे ज्यादा फायदा लेने के लिए इसकी महत्वाकांक्षी टीम के सामने चुनौती है अरे की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की। इसकी क्षमता को बढ़ाने के नए तरीके ढूंढने होंगे ताकि हम बहती हवा की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को कैप्चर कर पाएं और ये अच्छे से काम करे। पर अरे की ताकत को बढ़ाना आखिर कैसे मुमकिन है, ये राज खोलने के लिए किलोवोल्ट्स की खोज में इसके इंजीनियर्स को देखना होगा एक अनोखे ही सोर्स की ओर। ब्रिटेन का सिल्वरस्टोन एक ऐसे शक्तिशाली स्पोर्ट का घर है जिसमें परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। रेसिंग के लिए आज अच्छा मौसम है।
पर इंजीनियर डॉक्टर एशलिंग ओकेन ये जानना चाहती हैं कि इस क्लासिक परफॉर्मेंस में खूब बड़ा हॉर्स पावर होने के बावजूद इतनी स्पीड और इतने पावर का होना बहुत ही अमेजिंग है। स्लैशिंग टाइम्स का राज आश्चर्यजनक रूप से काफी छोटा है और इसका आविष्कार हुआ था 40 साल पहले। ये फॉर्मूला 5000 गर्नी ईगल है। कमाल की इनोवेटिव इंजीनियरिंग का ये शानदार नमूना है। इसकी मोटर बहुत ही इम्प्रेसिव है, पर इस कार के शेप का भी इसको सर्किट पर इतना तेज चलाने में बड़ा रोल है। रेसिंग कार्स के लिए शेप पहले इतना मायने नहीं रखती थी। 60 के दशक से पतले आकार ने स्ट्रेट लाइन स्पीड को बढ़ाया और एयरफॉयल के आविष्कार ने कॉर्नरिंग में सुधार किया और विंग उल्टे लगाने से डाउन फोर्स और ग्रिप मिली। पर फिर ईगल आई और दूसरी कारों से आगे बढ़ गई। इसे बनाया था अमेरिकन रेसिंग लेजेंड और इंजीनियर डैन गर्नी ने। 1971 में इनकी पूरी तरह अमेरिकन टीम अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जूझ रही थी, क्योंकि वो इंडी 500 में कंटेंडर बनना चाहती थी। पर फिर गर्नी ने अपनी कार के विंग में कुछ खास बदलाव किया। ये है गर्नी फ्लैप। इंजीनियरिंग में छोटा सा बदलाव किया, डाउन फोर्स में बड़ा फर्क आ गया। डैन गर्नी ने अपने गराज में इतना खास काम किया जो कि एरोस्पेस इंजीनियर्स ने भी अब तक नहीं सोचा था। शायद ये देखने में उतना इम्प्रेसिव न लगे, पर छोटे से फर्क से भी टर्बुलेंट एयर पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसे वॉर्टिसेस कहते हैं, जो एयरफॉयल की ट्रेलिंग एज पर बनता है। एक आम एयरफॉयल में 2 वॉर्टिसेस होते हैं जो बाहर आकर बीच में मिलते हैं, पर गर्नी फ्लैप के एडिशन ने इन वॉर्टिसेस को खास तरीके से बदला। फ्लैप को अब जो खास ऊंचाई मिली, उससे उस पॉइंट की जगह बदल गई जहां हवा की धाराएं विंग से अलग होकर मिलती थी। इससे हवा का वर्टिकल डिफ्लेक्शन बढ़ गया और डाउन फोर्स बहुत बढ़ गया। ये दिखाने के लिए कि ये कितना प्रभावी है, एशलिंग पहले इसके पेसेस में एक स्टैंडर्ड एयरफॉयल रख रहे हैं। हम ये मॉडल एयरफॉयल यूज करेंगे, इसे स्केल्स पर रखेंगे और देखेंगे कि डाउन फोर्स कैसे क्रिएट होता है। ये देखिए, अभी है 0 ग्राम्स। अब अपने भरोसेमंद इंस्ट्रूमेंट से एयर फोर्स क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये जो हवा आ रही है ये नीचे लो प्रेशर बना रही है और ऊपर हाई प्रेशर, और इस तरह डाउन फोर्स क्रिएट हो रहा है। और ये देखिए, यहाँ रीडिंग्स 10 से 15 ग्राम के बीच घूम रही है। पर जब फ्लैप जोड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। अब देखिए, गर्नी फ्लैप जोड़ने के बाद रीडिंग पहले से करीब दुगनी हो गई है। इसका डाउन फोर्स डबल हो गया है और इस मॉडल में गर्नी फ्लैप का कमाल का पावर दिखाई दे रहा है। गर्नी की नई इंप्रूव्ड ईगल ने 7 पोल पोजीशंस क्लेम किए और 4 इंडी कार रेस जीती। ऐसी जगहों पर जहां रेस कार ड्राइविंग का कंपटीशन होता है, ये लोग कार की लिमिट्स मैक्सिमम बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए फिजिक्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और इससे इंजीनियरिंग पर जो असर पड़ता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। पर लंदन अरे के इंजीनियर्स इस महीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल धरती के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म के भविष्य को सुरक्षित करने में कैसे कर सकते हैं। ये 175 टर्बाइन्स बहुत ही विशाल हैं, पर एड हॉल और उनकी टीम इसकी ब्लेड टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए कुछ छोटे बदलाव कर रहे हैं। इन ब्लेड्स की एरोडायनेमिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम कई एरोडायनेमिक एनहांसमेंट्स कर रहे हैं। इससे ड्रैग कम होगा और हवा से ज्यादा एनर्जी ले पाएंगे। गर्नी फ्लैप से प्रेरित एक दांतेदार पट्टी को एज के साथ जोड़ा गया है, ब्लेड के सेंटर के पास। इससे लिफ्ट ज्यादा बनेगा और घूमने की गति बढ़ेगी। दांतेदार टेल को ब्लेड के सबसे तेज घूमने वाले पार्ट से भी जोड़ा गया है, ताकि टर्बुलेंस की वजह से होने वाला ड्रैग कम से कम हो जाए। इन एडॉन्स से हवा से मिलने वाली एनर्जी में 1-2% की बढ़ोतरी हो गई है। सुनने में कम लगता है, पर जब 175 टर्बाइन्स की बात हो जो 24 घंटे काम कर रही हैं तो काफी मायने रखता है।
विशाल इंजीनियरिंग की इस ऑफशोर दुनिया में ये बहुत छोटा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इंजीनियरिंग के अलग अलग एलिमेंट्स यूज करके अगर हवा से कैप्चर होने वाली एनर्जी बढ़ सकती है तो बहुत अच्छी बात है। हवा जैसा फ्यूल मुफ्त है, तो इससे जितना मिल रहा है उसी को और बढ़ाना है। ब्लेड में किए गए इन आखिरी बदलावों ने दुनिया की सबसे एडवांस समुद्री इंजीनियरिंग को और बेहतर कर दिया है। डिजाइन और इंजीनियरिंग के माध्यम से लंदन अरे ऊर्जा उत्पादन का स्वरूप बदल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म का हिस्सा होना खास बात है, यकीन नहीं होता। ये बड़ी अचीवमेंट है। ये अभूतपूर्व विंड फार्म भविष्य की उज्जवल रोशनी की ओर इशारा कर रहा है। मैं जब भी ऑफशोर आता हूँ और इन अमेजिंग स्ट्रक्चर्स को देखता हूँ तो उतना ही इम्प्रेस होता हूँ जितना पहली बार इनको देखकर हुआ था। इतनी खूबसूरत चीजें इतने बड़े स्केल पर इतना पावर जनरेट कर रही हैं, वो भी ऐसे रिसोर्स से जो कभी कम नहीं होने वाला। अतीत के आविष्कारों से प्रेरित होकर और नए प्रयोगों की सीमा को लगातार आगे बढ़ाते हुए लंदन अरे के इंजीनियर्स सफलता के साथ कर रहे हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल। ये वाकई कमाल है। पता होता कि बड़े होने के बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का मौका मिलेगा तो मैथ्स और साइंस में पक्का इंटरेस्ट लेता।